घूमते रहो। रिचर्ड इतनी देर तक गोल गोल कैसे घूम पा रहे हैं? रिचर्ड की ट्रिक उनके बाएं पैर के इस्तेमाल करने का तरीका ही है। फिजिक्स के नजरिए से देखें तो लगातार घूमते रहने के लिए रिचर्ड को लगातार एनर्जी लगानी पड़ेगी और ऐसा करने के लिए वो अपने सेंटर ऑफ मास को शिफ्ट करते हैं। सेंटर ऑफ मास किसी भी चीज के पूरे मास की एवरेज पोजीशन होता है और इस जगह वो चीज है रिचर्ड। जब रिचर्ड पोल के ऊपर पहुंचते हैं तो वो अपना बायां पैर अंदर की तरफ दबा लेते हैं, जिससे उनका सेंटर ऑफ मास केंद्र के करीब आकर उनकी स्पीड को बढ़ा देता है। जब वो घूमकर दूसरी तरफ जाते हैं तो उनकी गति धीमी हो जाती है और उन्हें थोड़ा और घूमकर जोर लगाना होता है। इसलिए वो अपने पैर को बाहर की तरफ रखते हैं, जो उनके बॉडी वेट के सामने काउंटर वेट का काम करता है। आप लोगों को मजा आया ना? मजा आ रहा है, पर ये घूमते हुए पानी के फव्वारे जैसी चीज है क्या? ये घूमती हुई भंवर एक डस्ट डेविल है जो जमीन से हटकर पानी में आ गया है। तो अब ये एक वाटर डेविल है। डस्ट डेविल्स तब बनते हैं जब गर्मी के दिनों में बादल नहीं होते और जमीन का एक हिस्सा अपने आसपास के एरिया से ज्यादा गर्म होता है। और उस गर्मी के ऊपर जो हवा होती है वो गर्म हवा ऊपर उठना शुरू करती है और ठंडी हवा से टकराती है। अगर गर्म हवा का कॉलम अगल बगल से आने वाली हवा से एक ही सही एंगल पर टकराता है तो वो कॉलम घूमना शुरू कर सकता है। लेकिन चूंकि कॉलम ऊपर की तरफ उठकर फैलता जाता है, इसीलिए वो हल्का हो जाता है और कॉलम का डायमीटर घटने की वजह से वो और तेजी से घूमने लगता है। डस्ट डेविल करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूमता है, जो सतह के पानी को उठाकर राफ्टर्स पर बौछार करने और उनकी टोपियां उड़ाने के लिए काफी है। ये भी तेज उंगली चलाऊं, कुछ नहीं होता। क्या एंडी ने वाकई अपनी उंगलियों को ज्वलनशील बना लिया है या इसमें भी कोई साइंस ट्रिक छिपी है? एंडी उंगलियों से धुआं इसलिए निकाल पा रहा है क्योंकि उसने अपने फिंगर टिप्स पर फास्फोरस पेंटॉक्साइड लगा रखा है। फास्फोरस पेंटॉक्साइड पानी के साथ बहुत रिएक्टिव होता है और रिएक्ट करने के लिए बस जरा सा चाहिए। जितना एंडी के फिंगर टिप्स पर लगा है उतना भी काम कर जाएगा। एंडी की स्किन पर फास्फोरस पेंटॉक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करके केमिकल बॉन्ड्स को रीअरेंज करता है और फास्फोरिक एसिड बनाता है, जिससे बहुत गर्मी निकलती है। ये गर्मी एंडी की उंगलियों पर तेल और पानी को तुरंत भाप बना देती है और गैसें धुआं बनकर उड़ने लगती हैं। फास्फोरिक एसिड बहुत पावरफुल चीज है और इससे उसे थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए एंडी को जल्दी से अपनी उंगलियों को धो लेना चाहिए और आपको इसे घर में बिल्कुल ट्राई नहीं करना चाहिए। एक प्लेन को ड्रिफ्ट कैसे कराया जा सकता है? बॉबी प्लेन को ड्रिफ्ट कराने के लिए रडर को बाईं तरफ झुकाते हैं, जिससे प्रेशर का तालमेल बिगड़ता है। मतलब रडर के बाईं तरफ का प्रेशर बढ़ जाता है और दाईं तरफ का कम हो जाता है। प्रेशर का ये बिगड़ा हुआ तालमेल ही टेल को दाईं तरफ पुश करके पूरे प्लेन को स्लाइड कराता है। जब प्लेन स्लाइड करने लगता है तो उसके लिए स्लाइड करते हुए आगे जाना आसान होता है, क्योंकि उसके टायर्स और बर्फ के बीच बहुत कम घर्षण होता है। बॉबी सर्कुलर ड्रिफ्ट में गोल गोल घूमते रह सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपने रडर और इंजन को एक साथ इस्तेमाल करके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कम कर दिया है, जो किसी भी घूमती हुई चीज को सेंटर से दूर ले जाता है। रडर को झुकाए रखकर और बैलेंस करके जिस तरह से वो इंजन को इस्तेमाल करते हैं, उससे वो अपने रास्ते को मेंटेन कर सकते हैं। ड्रिफ्ट से बाहर आने के लिए बॉबी रडर को सीधा करके इंजन की पावर बढ़ा देता है, फिर वो एक ही मोशन में उड़ जाता है और इसके लिए काबिलियत चाहिए। वक्त भूल जाओ ना कहीं टकराए, ये करतब कैसे कर लेते हैं? गार्बेज कैन में खड़े रहकर जंप करने में एलेक्स का इस चीज पर बहुत कम कंट्रोल रहता है कि वो कहाँ जा रहा है। इसलिए उसे रैंप पर एकदम सही स्पीड पर जाना पड़ता है, जिससे कि ट्रैजेक्टरी यानी हवा में बनने वाला कर्व अपने आप मैनेज हो जाए। एलेक्स 40 डिग्रीज के जंप से 11 माइल्स पर आवर यानी 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर जाता है और फिर परफेक्टली दूसरे बोर्ड पर लैंड करता है। वो जरा सा तेज या धीरे जाता तो या तो वो दूसरे बोर्ड से आगे निकल जाता या पीछे रह जाता और ये उसके लिए अच्छा नहीं होता। हवा में जाने से ठीक पहले एलेक्स अपने स्केटबोर्ड को जोर से पुश करते हैं। मतलब वो अपने पहले स्केटबोर्ड से बहुत ऊपर चले जाते हैं, जिससे वो सीधे उड़कर दूसरे स्केटबोर्ड पर जाएं। क्या टाइमिंग है! ये सांसें रोक देने वाला स्टंट है
जिसमें है टाइमिंग, बहादुरी और फिजिक्स। टोनी वहाँ कूद रहा है जहाँ से समंदर शुरू होता है, यानी इनलेट में। छोटे से इनलेट में बड़ी बड़ी लहरें काफी तेजी से आती जाती हैं। 10 सेकंड के अंदर लहरें आकर वापस लौट जाती हैं। सेफली कूदने के लिए पूल में कम से कम 8 फीट यानी 2.5 मीटर पानी होना चाहिए, और इस पूल में पानी जब पूरी तरह भर जाता है तो इसकी गहराई भी 2.5 मीटर ही होती है। टोनी को अपने कूदने का टाइम उस वक्त सेट करना होता है जब पानी पूरी तरह अंदर आ जाए, जिसमें उसे 1 सेकंड का टाइम मिलता है। लेकिन उसे 1 सेकंड पहले कूदना पड़ता है क्योंकि टावर से नीचे आने में उसे 1.4 सेकंड्स लगते हैं। और किसी भी वक्त कूदें तो वहाँ उतना पानी नहीं होगा कि वो सेफली कूद पाएं। इसमें सिर्फ टाइमिंग ही काम नहीं करता, बल्कि कूदते वक्त वो अपने शरीर को मोड़कर अपने पैरों को सही दिशा में रखता है, और उसके बाद वो सही सलामत बाहर निकल आते हैं। टोनी इस बात का सबूत है कि फिजिक्स का सही इस्तेमाल जिंदगी और मौत का सवाल बन सकता है। तो स्टीव सीटी में एक साथ 2 नोट्स, वो भी सुर में, कैसे बजा लेते हैं? सीटी बजती है क्योंकि हम अपने होठों से एक छोटी सी जगह बनाते हैं, और जब उस छोटी सी जगह से हवा बाहर निकलने के लिए फाइट करती है तो कंपन पैदा होती है। मुंह के अंदर आवाज गूंजती है जिससे सीटी की आवाज तेज हो जाती है। जब स्टीव सीटी बजाते हैं तो वो अपनी जीभ को मुंह में एकदम आगे की तरफ रख लेते हैं, जिससे मुंह से हवा निकलने के लिए 2 रास्ते बन जाते हैं, ना कि 1। और मुंह के अंदर भी 2 अलग जगहों से आवाज गूंजती है, और इस तरह 2 अलग अलग सीटियां बजती हैं जिनके नोट्स भी अलग अलग होते हैं। दोनों रास्तों के साइज को कंट्रोल करने के लिए वो अपनी जीभ का इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह वो अपनी आवाज की पिच को कंट्रोल कर पाते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि इसे घर में ट्राई मत कीजिए, पर इस केस में कीजिए। ये बहुत मुश्किल है। इतने सालों में मुझे 6 स्टूडेंट्स मिले हैं जो मेरी तरह सीटी बजाने की कोशिश करते हैं। 2